हेलो। देखिए, आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ चल रहा है, इसमें आपका सुरक्षा परिषद शुरू हम किए थे और यहाँ से भी तमाम क्वेश्चन आपका बनता है। यानी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है या शॉर्टकट में हम इसे एससी कहते हैं, ये लास्ट आपका प्रमुख अंग है। यानी कि 5 अंग अब तक बताए जा चुके हैं, फिर एक बार दोहरा दिया जाए। आपका महासभा बताया जा चुका है, फिर आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, फिर आपका न्यायस्था परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, फिर सचिवालय और महासचिव कौन कौन है, और आपका 5 अंग बताए जा चुके हैं। जो छठवां अंग हम लास्ट बता रहे हैं वह आपका सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद। देखिए, आपका ये जो 6 अंग हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य या प्रमुख या मेन आर्गन है, और आपका सहायक आर्गन या सेकेंडरी आर्गन लास्ट में हम एकत्र करवाएंगे कि कौन संस्था सृजित कर सकती है और किस आर्टिकल के तहत। ये भी आपका पूछा जाता है। जैसे कि महासभा में पूछा जाता है कि महासभा किस अनुच्छेद के तहत सहायक अंगों की स्थापना कर सकती हैं, तो वह आपका 22 है। इसी प्रकार आर्थिक सामाजिक परिषद के बारे में भी क्वेश्चन बना है कि मानवाधिकार के लिए आयोग बना सकती हैं, तो वह 68 हैं। मैंने कुछ अनुच्छेद आपको इधर याद करने पड़ेंगे। आइए, सुरक्षा परिषद हल्का सा कल शुरू किया गया था, फिर एक बार शुरुआत की जाए। जहां तक सुरक्षा परिषद की बात है, पहला जो आजकल मॉडल बन रहा है, मैं देख रहा था कि एक तो अध्याय और अनुच्छेद भी बन जा रहा है। यानी कि ये प्रावधान किस अध्याय में है, तो पहला आपका कि सुरक्षा परिषद का जो प्रावधान है वह आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 5 में है, और अनुच्छेद 23 से लेकर 32 तक। यानी कि यूएनओ के अध्याय 5 में अनुच्छेद 23 से लेकर 32 तक में सुरक्षा परिषद के बारे में प्रावधान किया गया है। क्योंकि आजकल अध्याय से क्वेश्चन बन रहा है, जैसे न्यायस्था परिषद बताया गया, सचिवालय बताया गया, तो जितने अंग कम से कम बताए गए हैं उनका भाई वर्तमान में आपको चैप्टर भी याद रखना है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, ये भी बात इस समय आ रहा है क्वेश्चन ऐसा। सुरक्षा परिषद आपका देखा जाए, सुरक्षा परिषद जब भी शुरू करिए तो आपका अनुच्छेद 7 से शुरू करना है। अनुच्छेद 7 के क्लाज 1 में आपका 6 ऐसे अंगों का वर्णन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग माने जाएंगे, और अभी हमने 5 बताया, और छठवां जो उसमें है सुरक्षा परिषद। तो एक मॉडल ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है, तो जो 6 मैं बताया इसमें से 3 संस्थाएं रहेंगी, और एक आपका दे देगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, या यूनेस्को दे देगा, यूनिसेफ दे देगा, जो भी दे। तो इनके बाहर जो भी जाए वो प्रमुख अंग नहीं है, बल्कि कैसे अंग हैं, सहायक। अब एक मॉडल इस पर आपका नकारात्मक भी बन रहा है, माने सकारात्मक, कि निम्नलिखित में से कौन संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग हैं, यानी कि मेन आर्गन है। इसमें आपका 6 में से 1 देगा, और जो 3 ऑप्शन देगा इन 6 से बाहर रहेगा। जैसे कि आपका यूनेस्को दे दिया, यूनिसेफ दे दिया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दे दिया, और न्यायस्था परिषद दे दिया, और पूछ लिया कि इनमें से कौन
मुख्य अंग हैं, तो आपका जवाब रहेगा न्यास्ता परिषद, या न्यास्ता परिषद की जगह सचिवालय दे दिया, जो भी ऑप्शन दे। यानी कि इन ऑप्शनों पर भी गौर करना जो नया मॉडल बन रहा है। जहां तक सुरक्षा परिषद की बात है, आपका सुरक्षा परिषद क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है सुरक्षा परिषद कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है, जो प्राइमरी लाइबिलिटी है, वह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने सुरक्षा परिषद को दी है। यानी कि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन कई बार बना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा मेंटेन रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है, और 4 अंगों का नाम देगा, महासभा, सुरक्षा परिषद, महासचिव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका पहला जवाब होगा सुरक्षा परिषद को है। और आर्टिकल भी भाई जीएस में भी आर्टिकल पूछा है, तो वह अभी अनुच्छेद बताया भी जाएगा आपका डिटेल में। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 24 में आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जो प्राइमरी लाइबिलिटी हैं, जो प्राथमिक जिम्मेदारी हैं, यह सुरक्षा परिषद को सौंपी गई है। ये याद रखिए हर हाल में। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है, 2-3 क्वेश्चन और आर्टिकल से ज़्यादातर बनते हैं कि सुरक्षा परिषद सहायक अंगों की स्थापना कर सकती है या आयोग बना सकती है, वह किस आर्टिकल में है? तो 29 आप पढ़ेंगे, यानी कि 22, 29 एक साथ पढ़ना है। महासभा पूछ ले तो 22, और सुरक्षा परिषद पूछ ले तो 29, और अगर इसी क्वेश्चन को आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में पूछ ले कि मानवाधिकार के उन्नयन के लिए किस आर्टिकल के तहत आर्थिक एवं सामाजिक परिषद आयोग का गठन कर सकती है, तो वह 68। यानी कि अब लास्ट हो रहा है, तो सबको आपको क्या करना है, एक जगह एकत्र भी करना है। लिखवा देंगे इसको तीनों चारों को। देखिए, जहाँ तक सुरक्षा परिषद की बात है, सुरक्षा परिषद ही वह संस्था है जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को निष्पादित कराती है, प्रवर्तित कराती है। ये क्वेश्चन आपका मैं कल ही बताया था, पिछली बार यूपीजे में आ चुका है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को प्रवर्तित कौन कराता है? महासभा, सुरक्षा परिषद, महासचिव, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? सुरक्षा परिषद, ये याद रखिएगा। इसके बाद आपका पूछा जाता है कि विश्व कार्यपालिका किसे कहा जाता है, तो वर्ल्ड एग्जीक्यूटिव किसे कहा जाता है। अगर आपका ये क्वेश्चन बन जाए तो आप सुरक्षा परिषद मारेंगे। अब किसका क्या उपनाम कहा जाता है, ये आप एक जगह एकत्र मैं करवा दूंगा लास्ट में। उपनाम भी याद रखना है, पूछा जा चुका है। अगर विश्व कार्यपालिका पूछे, वर्ल्ड एग्जीक्यूटिव पूछे, तो आप सुरक्षा परिषद मारिएगा। और विश्व विधायिका पूछे कि किसको कहा जाता है, तो महासभा मार कर आइएगा। और विश्व न्यायपालिका पूछे तो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और विश्व का प्रशासनिक विभाग कौन है, या आपका सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय। तो विश्व का प्रशासनिक विभाग पूछे कौन है, तो आपका सचिवालय मारना है। यानी कि 4 क्वेश्चन एक साथ तैयार रखना है, किसको क्या कहा जाता है। अगला ये, जहाँ तक सुरक्षा परिषद की बात है, आपका सुरक्षा परिषद की जो मूल सदस्य संख्या भी कई बार पूछी गई है, गलत न हो। सुरक्षा परिषद की मूल जो सदस्य संख्या थी
वह 11 थी, यानी कि 11 थी। 1963 ईस्वी में आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन किया गया और इनकी जो संख्या है वह 11 से बढ़ाकर 15 की गई। यानी कि वर्तमान समय में सुरक्षा परिषद के कितने मेंबर हैं पूछ ले तो 15। और एक क्वेश्चन और बना है कि मूल सदस्य संख्या कितनी थी, तो क्या मारेंगे 11। अब इसी तर्ज पर जिनकी जहाँ जहाँ भी आपका मूल सदस्य संख्या हो और कब कब बढ़ाई गई है और कितनी रखी गई है और किसकी सदस्य संख्या अब तक नहीं बढ़ी है, दो तीन क्वेश्चन इस मॉडल से भी बने हैं। तो सबको अब एक साथ लेकर चलना है, क्योंकि 5 अंग आप पढ़ चुके हैं और लास्ट अंग चल रहा है। तो आपका बताया भी गया था, पहले चारों पांचों अंगों को बताइए। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की मूल संख्या कितनी थी, 15। और आज भी कितना है, 15। तो आपका क्वेश्चन का मॉडल ये बनता है कि किस प्रमुख अंग की संख्या नहीं बढ़ाई गई है, तो आपका जवाब रहेगा न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जब गठित हुआ तब भी 15 जज और आज भी कितने जज हैं, 15 ही। लेकिन यही क्वेश्चन अगर घुमा कर दे जो यूपीजे में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कितने जज होते हैं, तो 15 नहीं 18 मारना है। एक बार यूपीजे में ये दोनों क्वेश्चन साथ में आ गए थे और जो लोग भ्रम में आ गए या तो दोनों गलत कर देंगे या दोनों सही कर देंगे। तो फिर याद रखिए, देखिए लोग इसलिए भ्रम में आते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय छोटा है। तो जो लोग नहीं पढ़े रहते वो समझते हैं कि इसी में 18 जज होंगे और अपराध न्यायालय में 15। लेकिन ऐसा नहीं है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज हैं और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में कितने हैं, 18। प्रयास ये करिए कि भाई जितना एक ये वाक्य नहीं, ये एक क्वेश्चन है। और जो लोग अभी सीबीआई एपीओ दिए थे एग्जाम 19 तारीख को, उनसे जाकर पूछिए, लगभग आपका 90% क्वेश्चन लेक्चर से कवर हो रहा था। और कई लोग फोन भी किए और बताया कि जो आपने पुराने लेक्चर दिए थे लग रहा था कि एकदम हूबहू वही मॉडल सीबीआई एपीओ में आईपीसी सीआरपीसी और तमाम में पूछा गया है। तो भाई एक एक वर्ड को ध्यान में रखिए। आपका ऑफलाइन क्लास में समस्या यह है कि रिपीट जल्दी नहीं किया जाता, तो लगातार वीडियो भी जा रहा है। अगर आपको कहीं संदेह हो तो एक बार आप वीडियो भी देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर आपको कहीं कठिन लगे तो एक बार वीडियो से समझ लीजिए और न आए समझ में तो दोबारा बताने में कोई रोक टोक हमें नहीं है, फिर बताया जाएगा तिबारा चौथी बार। जब तक दिमाग में न बैठ जाए तब तक क्या करना है, बताते रहना है। जैसे कि हमारे बाबा थे, जब तक उनके दिमाग में नहीं बैठ गया कि चेला अब चीनी खाएगा और ज़्यादा खाएगा, तब तक उन्होंने आत्महत्या नहीं की। अब आत्महत्या किए कि क्या, ये तो सीबीआई जांच करेगी, पता अब लग ही जाएगा। लेकिन आपका चेला ज़्यादा चीनी के चक्कर में पड़ गया और वहीं 1 मिनट की वीडियो क्या पड़ी जीवन में, 1 मिनट से भी कम की वीडियो है, मिला नहीं। मैंने मीडिया वाले ये बता रहे हैं कि वीडियो आपका 50 सेकेंड की है, लेकिन वह वीडियो मिली नहीं। तो क्या चेला साक्ष्य रखेगा? वो तो हमेशा कहेगा कि हम तो गुरु का क्या करते थे, सम्मान, हमसे बड़ा गुरु का भक्त कौन है, हम क्यों अपराध करेंगे या टार्चर करेंगे गुरु को। तो अलग बात है। देखिए आगे भाई, आपका ये 15 और 18 वाला जरूर याद रखिए। इसके बाद आपका
अब एक साथ सभी अंगों को लेकर लास्ट में चला जाता है। अब किस अंग की सदस्य संख्या 2 बार बढ़ाई गई है? तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। मैं बताया था 2 दिन पहले कि आर्थिक और सामाजिक परिषद की मूल सदस्य संख्या कितनी थी? तो मूल पूछे तो 18, फिर आपका एक बार बढ़ा तो 27 हुआ और दूसरी बार बढ़ा तो 54। तो वर्तमान में कितने मेंबर हैं आर्थिक सामाजिक परिषद में? 54। मूल में कितने थे? अब यूएनओ आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र संघ की मूल सदस्य संख्या कितनी थी? ये तो 10 बार बताया गया होगा। 50 थी कि 51? और अंतिम 51वां देश कौन था? जो हाँ, पोलैंड। कौन था? और डेट भी याद रखना है, 15 अक्टूबर 1945 को साइन किया। और यूएनओ का अस्तित्व में आया यूएनओ 24 अक्टूबर 1945। ठीक? तो वर्तमान में यूएनओ की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 193। अब इसी में जितने सदस्य यूएनओ में हैं उतने सदस्य महासभा में। तो तुरंत हल्का सा घुमा दिया कि महासभा की मूल सदस्य संख्या कितनी थी? 51। और वर्तमान में महासभा की सदस्य संख्या कितनी है? 193। सुरक्षा परिषद चल ही रहा है और आपका जिसकी जिसकी संख्या बढ़ी है वह जरूर याद रखिए सब। अगला देखिए भाई, आपका सुरक्षा परिषद की जो रचना होती है इसमें आपका 10 अस्थाई सदस्य होते हैं और 5 अस्थाई। 10 अस्थाई सदस्य होते हैं, 5 अस्थाई होते हैं। अस्थाई मतलब ये हमेशा बने रहते हैं और अस्थाई जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव किसके द्वारा होता है? ये भी पूछा है। महासभा द्वारा। कितने वर्ष के लिए होता है? एक बार में 2 वर्ष। भाई लिखवा गया था कल, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और 5 एक साल में, याद रखिएगा, एक वर्ष में 5 अस्थाई सदस्य पद मुक्त होते हैं और उनकी जगह 5 नए सदस्य चुने जाते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सदस्य पद मुक्त होता है वह तत्काल पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। भले अगले चुनाव में खड़ा हो जाए, माने पात्र हो, लेकिन अगर जैसे कि भारत है, मान लीजिए 2 साल के लिए आपका सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है भी वर्तमान में, और भारत इस समय अध्यक्षता भी करता है। तो भारत अगर जैसे ही ये पद मुक्त होगा तो क्या तुरंत पुनः निर्वाचित हो सकता है कि नहीं? नहीं। 1 साल कम से कम अब क्या करना पड़ेगा? दोबारा के लिए इंतजार। तो तुरंत वाला याद रखिए। अगला जो आपका सामान्य क्वेश्चन बनता है कि जब सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 11 से 15 की गई तो अस्थाई संख्या बढ़ाई गई। भाई अस्थाई नहीं, अस्थाई सदस्य बढ़ाए गए। उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने मेंबर थे? यानी कि कितने देश उस समय यूएनओ के मेंबर थे? एक बार ये एलएलएम में क्वेश्चन बना है तो 113 मार्कर आना है, यानी कि 113 हो सकता है जे में भी बन जाए। अगला क्वेश्चन आया जाए जो उत्तराखंड ने बनाया है। देखिए 1963 ईस्वी में संख्या बढ़ाई गई तो 2 क्वेश्चन यहाँ आपका बना है। पहला क्वेश्चन ये बना है कि किस अनुच्छेद में संशोधन करके सुरक्षा परिषद की संख्या को बढ़ाया गया है? तो आपका जवाब रहेगा 23। यानी कि फिर एक बार देखिए, सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या किस आर्टिकल में संशोधन करके बढ़ाई गई है? तो बस एक लाइन, अभी शुरुआत होगा, 23 से शुरू करना है, अभी सामान्य बातें ही चल रही हैं।
तो वह आपका जवाब रहेगा 23। अब 23 में कब संशोधन किया गया, तो 1963 में। और यह संशोधन कब से लागू हुआ, तो वह डेट उत्तराखंड में एक बार बना है, तो 31 अगस्त आपका 1965। भाई डेट याद रखिएगा, कब लागू हुआ, 31 अगस्त 1965 को लागू हुआ। इसी प्रकार एक दो और क्वेश्चन आपका अन्य अंगों में बने हैं, मैं बता दूं। जो अन्य अंगों में बने हैं क्वेश्चन, वह मुख्य रूप से आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में बना है कि किस अनुच्छेद में संशोधन करके आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाई गई है। तो वह आर्टिकल आपका 61 याद रखिएगा, पढ़ाया भी गया था। किस अनुच्छेद में, 61। और यही क्वेश्चन अगर सुरक्षा परिषद में पूछ ले तो कौन सा अनुच्छेद मारना है, 23। आइए, जहां तक सुरक्षा परिषद की आपका मुख्यालय की बात है, सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी प्रथम बैठक 17 जनवरी 1946 को हुई। क्योंकि आपका ऐसा क्वेश्चन भी यूपी में आ रहा है, प्रथम बैठक कब हुई, तो भाई प्रथम बैठक आप महासभा का याद रखिएगा, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, और इसी के साथ सुरक्षा परिषद लास्ट में एकत्र करवा जाएगा लिखवाते समय। अब आइए, जो सुरक्षा परिषद है, यह प्रत्येक माह अपने ही 15 सदस्यों में से एक को अध्यक्ष चुनती हैं, अल्फाबेटिकल के हिसाब से। यानी कि एक अध्यक्ष कितने माह के लिए रहते हैं, 1 माह। तो इस समय भारत था भी, कई प्रस्ताव भी लाया और भारत की कूटनीतिक जीत भी हुई। अफगानिस्तान से लेकर तमाम आपका मामलों में भारत की राय सभी देशों ने माना और कोई वीटो का प्रयोग नहीं किया। और आपका ये भी एक खासियत है कि भारत के कैंपेन के कारण ही आपका माने जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष इस समय बने हैं, जस्टिस दलबीर भंडारी, ये भी कहाँ के हैं, भारत के ही हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि वर्तमान में न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन हैं, तो आपका दलबीर भंडारी हैं और ये भारत के हैं। बहुत बड़ी ये भी भारत की जीत है। अगला देखा जाए भाई, आपका जो ये 10 माने जो ये आपका 10 हाँ, पहले पांचों आपका आर्टिकल शुरू किया जाए, तब और बातें बताई जाएंगी, तब कार्य बताए जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है ये। क्योंकि आपका इसी सुरक्षा परिषद को पढ़ते पढ़ते बता दिया जाए कि 3-4 अध्याय से कोरिलेट करके पढ़ना है। क्योंकि जो सुरक्षा परिषद के कार्य हैं आपका, यानी कि पहले शांति से समझाया जाए, और अगर शांति से कोई नहीं मानता तो क्या किया जाए, बल का प्रयोग किया जाए। तो भाई शांति में क्या क्या कर सकती है सुरक्षा परिषद, बल के प्रयोग में का क्या क्या कर सकती हैं, ये अलग अलग चैप्टर हैं। तो आपका चैप्टर भी याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारे का प्रावधान किस अध्याय में है। तो शांति से पूछे तो अशांति नहीं करना है, यानी कि प्रेम से समझा जाए, सुलह समझौता माध्यस्थम इत्यादि विचार विमर्श से, तो अध्याय 6 मार्क कराना है। और अनुशासनिक कार्यवाही या बल का प्रयोग या शास्ति या सेंसन, यानी कि अब नाकाबंदी से लेकर युद्ध तक किया जाएगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे। तो वह अध्याय जरूर याद रखिएगा
ज़्यादातर क्वेश्चन बना है वह अध्याय 7 है। तो भाई 2 अध्याय रटिए अभी शुरुआती दौर में। कौन कौन? शांतिपूर्ण ढंग से विवादों का निपटारा किस अध्याय में? 6। और अनुशासनिक कार्यवाही और बल का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये ज़्यादा रिपीट करता है तो अनुच्छेद 42। भाई एक अनुच्छेद याद रखिएगा, कौन सा? 42। देखिए इसको बताया जाएगा, अभी भाई भूमिका ही चल रही थी, अभी ये नहीं कि आपका पूरा हो गया ये अनुच्छेद। अब आइए आपका आर्टिकल शुरू किया जाए। अध्याय 5 में अनुच्छेद आपका 23 से लेकर 32 तक में सुरक्षा परिषद के बारे में प्रावधान किया गया है और एक एक आर्टिकल गंभीरता से देखना है। हाँ, एक क्वेश्चन भाई देखिए छूट गया जो पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद में जब कोई प्रस्ताव पास होता है तो कम से कम कितने का बहुमत चाहिए? तो 9 मत का। यानी कि अगर 11 मेंबर हैं और कम से कम 9 मेंबर उस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करते हैं तो ऐसी दशा में वह प्रस्ताव पास माना जाएगा। तो भाई आपका सुरक्षा परिषद में कितने में बहुमत हो जाएगा, कितने में कोई का प्रस्ताव पास हो जाएगा? तो आधा से अधिक न मार दीजिएगा। 15 में कितना? 9। ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार रखना है कि 15 में कितना कम से कम आपका पक्ष में मत हो? 9। देखिए आर्टिकल 23 शुरू किया जाए और इसमें 2-3 टेक्निकल बातें भी आएंगी और उन बातों पर भी गौर करना है और फिर इससे क्वेश्चन का मॉडल भी बनाना है। देखिए अनुच्छेद 23 में सुरक्षा परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि सुरक्षा परिषद के गठन के बारे में प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है या सुरक्षा परिषद की स्थापना के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये क्वेश्चन गलत न हो। किस अनुच्छेद में? 23। फिर एक बार याद रखिए, सुरक्षा परिषद का गठन कैसे होगा, निर्माण कैसे होगा, इसका प्रावधान किस आर्टिकल में? तो क्या जवाब रहेगा? 23। जैसे ही आपका गठन की बात आए तो 2-3 और गठन आपका तैयार कर लेना है और वह गठन आपका भारत का उच्चतम न्यायालय से क्वेश्चन बना है। आप यूपीजे में देख सकते हैं क्वेश्चन भाई कि भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन एवं स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जोड़ लेना चाहिए। जो पहला अनुच्छेद है सुप्रीम कोर्ट का 124 और क्लाज वाइज भी एक बार पूछा गया है तो क्लाज 1 में, यानी कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें 7 अन्य जज और एक मुख्य न्यायमूर्ति होंगे। यानी कि मूल सदस्य संख्या कितनी थी जजों की? टोटल 8। देखिए उसी समय बताना चाहिए था मूल पर। और वर्तमान में कितनी है? 34। मैंने मुख्य न्यायमूर्ति को जोड़ते हुए, ये याद रखना है, पूछा भी जाता है। दूसरा आर्टिकल 23 पर पहले सामान्य क्वेश्चन जो बने हैं तब भाई बेरक शुरू किया जाएगा। किस अनुच्छेद में संशोधन करके आपका सुरक्षा परिषद की संख्या को बढ़ाया गया था? तो वह अनुच्छेद कौन होगा? 23। अब देखिए 23 में क्या दिया गया, अब सही रहेगा। देखिए सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र के 15 सदस्य होंगे। तो तुरंत दिमाग में आपको बैठा लेना है कि भाई मूल सदस्य संख्या तो आपका 11 थी और वर्तमान में कितना लिखा है? 15। तो एक बार संशोधन हुआ है और आपका 1963 में
और 11 से कितना सदस्य संख्या की गई है? 15। अगला देखिए, अब कौन कौन सदस्य अस्थाई होंगे स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो देखिए सदस्यों का नाम भाई, चीन गणराज्य, यानी कि पहला जो आपका राज्य आया, चीन गणराज्य आया, यानी कि जो चीन है ये सुरक्षा परिषद का परपिचुअल या शाश्वत या परमानेंट या अस्थाई सदस्य है। पहला, चीन के बारे में फिर एक बार आपको सतर्क रहना है। जो ये चीन गणराज्य था 1971 तक ये चीन गणराज्य ही लिखा जाता था, लेकिन 1971 में आपका 25 अक्टूबर, डेट पूछा जाता है कभी कभार, 25 अक्टूबर 1971 को चीन गणराज्य की जगह पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने इसका स्थान ले लिया। अब आप कहेंगे कि ये शब्द कहाँ लिखा गया है, तो ये सही बात है कि आज भी अनुच्छेद 23 में संशोधन नहीं किया गया और कौन सा नाम लिखा है? चीन गणराज्य। लेकिन ये नाम 25 अक्टूबर 1971 को बदल दिया गया और इस नाम को क्या बना दिया गया? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन एक कमी रह गई कि जब नाम बदल दिया गया तो अनुच्छेद 23 में भी संशोधन कर देना चाहिए और चीन गणराज्य की जगह अब क्या लिखना चाहिए? तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेकिन लिखा नहीं गया। विद्वान भी इसकी आलोचना करते हैं कि भाई जब आपका नाम चेंज किया गया है तो इसे भी संशोधन करके अनुच्छेद 23 में बदल देना चाहिए, लेकिन आज तक बदला नहीं गया। दूसरा देखिए आपका फ्रांस, फ्रांस भी आपका सुरक्षा परिषद का अस्थाई मेंबर है। तीसरा आपका है सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ। अब आप कहेंगे कि भाई सोवियत संघ जो था वह तो आपका खंड खंड हो गया और अलग अलग कई राज्यों में बंट गया, तो जो सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ है इसका स्थान ले लिया रूस ने। तो फिर आप यही कहेंगे कि भाई चार्ट अनुच्छेद 23 में संशोधन करके इस शब्द को हटाकर और क्या रखना चाहिए? रूस। लेकिन आज तक संशोधन नहीं हो पाया। यानी कि देश महत्वपूर्ण है, नाम नहीं। देख लीजिए, नाम आपका अभी भी सोवियत संघ चल रहा है कानून में, लेकिन देश कौन, व्यवहार में कौन आ गया? रूस। चौथा देखिए आपका जो चौथा सदस्य है वह यूके है, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि आपका इंग्लैंड या आप लोग ब्रिटेन भी कहते हैं। तो आज आपको इंग्लैंड का पूरा नाम भी बताया जाएगा और इसी बेयर एक्ट में इंग्लैंड का पूरा नाम भी दिया है। देखिए क्या लिखा जाता है पूरा नाम, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। यानी कि जो इंग्लैंड है उसका पूरा नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, लेकिन शॉर्टकट में हम लोग भी क्या कहते हैं इसे? यूके, यूनाइटेड किंगडम, या कभी काल ब्रिटेन या कभी काल इंग्लैंड। लेकिन पूरा नाम भाई दूसरा है, पूरा नाम अगर दे तो ये मारना है। और पांचवा आपका यूएस, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सुरक्षा परिषद के कैसे सदस्य होंगे? अस्थाई। अब क्वेश्चन 2-3 बनाइए भाई, काफी पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन 2-3 मॉडल यहीं पर बनाइए, माने इसी पर। निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य नहीं है?
तो जो 5 नाम आप लोगों ने पढ़ा, इसमें से 3 नाम तो दिया रहेगा और एक दे देगा कभी जर्मनी, तो कभी दे देगा जापान, तो कभी आपका भारत दे देगा। तो जर्मनी, जापान और भारत इत्यादि ये अस्थाई आपका राज्य सुरक्षा परिषद के नहीं हैं। तो 5 याद करके जाइएगा कौन कौन है। अब शॉर्टकट में भी रट लीजिए। आपका रूस हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया और 5वां अमेरिका। तो यही 5 महाशक्तियां हैं लगभग, और इन्हीं में पूरा पावर विश्व का क्या है, समाहित भी है। ये भी याद रखिए, आगे बताया जाएगा। अगला देखिए भाई, आपका महासभा संयुक्त राष्ट्र के 10 अन्य सदस्यों का चुनाव सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए करेगी। तो ये तो 5 हो गए, तो 10 अन्य बचे, तो वे अस्थायी सदस्य होंगे और उनका चुनाव कौन करेगी, तो महासभा करेगी। अगला देखिए, और ऐसा करते समय विशेष रूप से ध्यान सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने तथा संघ के अन्य प्रयोजनों की पूर्ति में यूएनओ को सदस्यों के योगदान पर दिया जाएगा और साथ ही समान भौगोलिक वितरण का भी ध्यान रखा जाएगा। यानी कि 2 बातें ध्यान रखी जाएगी अस्थायी सदस्य के चुनाव में। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मेंटेन रखना, और दूसरा ये भी ध्यान रखा जाएगा भौगोलिक वितरण। भौगोलिक वितरण का मतलब हुआ कि विश्व के कोने कोने से जो छोटे भी देश हैं वो भी सुरक्षा परिषद के क्या बन सकें, सदस्य। ये भी ध्यान रखा जाएगा। अगला देखिए क्लास 2 भाई, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाएंगे। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 हो जाने पर तो प्रथम निर्वाचन से मतलब नहीं है, बस ये है यहाँ कि निर्वाचित सदस्य राष्ट्र तुरंत पुनः चुनाव के लिए खड़े नहीं हो सकते। तो पूरा इस क्लाज का आपका सार देखा जाए कि जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वह कितने दिनों के लिए महासभा द्वारा चुने जाएंगे, 2 साल। 2 साल के लिए चुने जाएंगे। और अगर कोई सदस्य पद मुक्त होता है तो क्या पुनः तुरंत पुनः निर्वाचन का पात्र होगा कि नहीं, नहीं होगा। मतलब कि उसे 1 साल क्या करना पड़ेगा, ये किस क्लाज में है, तो अनुच्छेद 23 के किस खंड में है, 2 में। तीसरा देखिए, सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक प्रतिनिधि होगा। तो प्रतिनिधि पर थोड़ा आ जाइए। महासभा में किसी राज्य के अधिकतम कितने प्रतिनिधि जा सकते हैं, महासभा भाई 5, और अन्य जितने संस्थान हैं वहाँ 1 होंगे। लेकिन एक संस्थान है महासभा जिसमें एक देश के या एक राज्य के अधिकतम कितने लोग जा सकते हैं। देखिए, एक दिन आपको विवाद बताया भी गया था, जैसे कि अफगानिस्तान है, वो विवाद फिर आपका जन्म लिया है। अफगानिस्तान है आपका, अब्दुल जो गनी जी थे, यानी कि अब भाग गए देश से, तो उन्होंने अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। अब तालिबान ने सरकार बना लिया तो तालिबान ने भी अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया कल। और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव यानी कि आपका गुटरेस जी को लेटर लिखा है कि हमारे प्रतिनिधि को महासभा में स्थान दिया जाए, बैठने दिया जाए और बोलने दिया जाए। तो जब एक ही देश के 2 प्रतिनिधि चले गए, 2 सरकारों के प्रतिनिधि,
तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन प्रतिनिधि बोलेगा? तो बताया गया था एक दिन, ये स्वयं महासभा द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा, वोटिंग द्वारा। तो कुछ देश भाई समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ विरोध भी कर रहे हैं, और भारत आपका खुलेआम तौर पे तो नहीं, लेकिन गुप्त रूप से विश्व के लगातार तमाम देशों से संपर्क में है और प्रयास कर रहा है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता न दी जाए। यानी कि आप एक सोचिए, जिस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने और करोड़ों और अरबों करोड़ों डॉलर का जिस पर इनाम रखा और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया, अब वही व्यक्ति जाकर क्या करेगा? भाषण देगा। ये कल्पना करिए, यानी कि बहुत आपका ये खतरनाक बात है कि जिस देश को हमने जिस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया, वहीं जाकर संयुक्त राष्ट्र में क्या देगा? भाषण। अब वो क्या होगा आगे क्या नहीं, अब तो परिस्थितियां जैसी होगी आगे बताया जाएगा, कानून हम बता रहे हैं भाई। इस प्रकार आर्टिकल 23 में जो पूछा जाता है क्वेश्चन आपका, वे सभी लगभग क्वेश्चन समाप्त हुए। एक बार संशोधन हुआ है, वो जरूर याद रखिए, कब 1963 और कब लागू हुआ 1965। अब आइए अनुच्छेद 24, यहाँ से भी आपका लगातार क्वेश्चन बनता है। देखिए आपका कार्य और शक्तियां, पहला तो ये याद रखिए, गठन पूछे क्योंकि अंदर से थोड़ा पूछ रहा है यहाँ। अगर ये पूछे कि सुरक्षा परिषद के कार्य और शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में किया गया है, तो आर्टिकल 24 से लेकर 26 तक। कहाँ से कहाँ तक? 24 से लेकर 26। ऐसा भी आपका क्वेश्चन बन रहा है। देखिए आपका 23 में लगातार 24 बता भी रहा हूँ, और अब समय आ गया है डिटेल में बताने का। देखिए एक एक शब्दों को भाई, अनुच्छेद 24 में आपका 3 क्लाज हैं, तो हेडिंग तो नहीं दी गई है, लेकिन लिखवाते समय हेडिंग बना लेना है, और ये बनाना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी किस आर्टिकल में है? 24। मैंने अपने से बनाना है। एक एक भाई एक एक पॉइंटों पर ध्यान दीजिए, इधर से क्वेश्चन बन रहे हैं ज्यादा। अनुच्छेद 24 का क्लाज 1 देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद को सौंपते हैं। तो क्वेश्चन ये बना है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों द्वारा किसको सौंपी गई है? तो क्या मार्क कराएंगे? सुरक्षा परिषद। ये बात किस आर्टिकल में ये जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो आर्टिकल 24, और क्लाज पूछेगा तो 1। यहीं से आपका क्वेश्चन फिर निकालना है। अगर सुरक्षा परिषद नकारात्मक मत के कारण या बीटो के प्रयोग के कारण, बताया जाएगा बीटो अभी अनुच्छेद 27 में, डबल बीटो भी बताना है, भारत से भी उसे जोड़ना है। अगर सुरक्षा परिषद आपका बीटो या निषेधाधिकार या नकारात्मक मत देने के कारण किसी विषय पर निर्णय लेने में असमर्थ हो, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आपका मेंटेन की जा सके, तो क्या महासभा आपका इस विषय पर कार्यवाही कर सकती है कि नहीं? तो आपका कर सकती है। और महासभा ने इसके लिए शांति के लिए एकत्रित होने का प्रस्ताव पास किया, और वह डेट याद रखना है भाई। डेट कौन सी थी? 3 नवंबर 1950। भाई अच्छे से तैयार रखिए, बताया गया है। महासभा ने 3 नवंबर
1950 को पीस के लिए, शांति के लिए एकत्रित होने का प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव संख्या तक पूछी गई है 377 और स्पष्ट महासभा ने कहा कि अगर सुरक्षा परिषद इस प्राथमिक जिम्मेदारी को निभाने में विफल रहती है तो यह जिम्मेदारी कौन निभा सकता है? महासभा। इसको आप कोरिलेट करिए और आपका आईपीसी में कोरिलेट करना है अच्छे से। और आपका आईपीसी का मैं सेक्शन भी बता रहा हूँ 99। आईपीसी की जो धारा है वह 99 को कवर करना है और तुरंत व्यक्तियों के शरीर और संपत्ति की सुरक्षा की प्राइमरी लायबिलिटी, प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की। और जहां राज्य की सहायता शरीर और संपत्ति की सुरक्षा के लिए उपलब्ध है वहां व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा। ये स्पष्ट रूप से कौन सा धारा बताती है आईपीसी की? 99। लेकिन अगर राज्य की सहायता उपलब्ध न हो या राज्य अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी न निभा पाए तो क्या व्यक्तियों को स्वयं अपने शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का हक होगा कि नहीं? होगा। उसी प्रकार फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जोड़ना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? सदस्य देशों द्वारा सुरक्षा परिषद। और अगर सुरक्षा परिषद फेल मार जाए तो क्या महासभा इस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं कि नहीं? निभा सकती है। एक क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि जो शांति के लिए एकत्र होने का प्रस्ताव महासभा ने पास किया उस प्रस्ताव को किस केस में न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने वैलिड माना, सही माना, वैध माना? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के खर्चों के मामले में, बस एक लाइन याद रखे, किसमें? इसको लिखवाया हूं मैं वहाँ महासभा में, जो कास्ट का मामला है खर्चों के मामले में। आगे बढ़ा जे भाई, अभी 2 लाइन केवल बताया गया, देखिए आगे कठिन है थोड़ा ये प्रावधान। सुरक्षा परिषद फिर एक बार देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद को सौंपते हैं, जिससे यह निश्चित हो जाए कि संयुक्त राष्ट्र तत्काल प्रभावी कार्यवाही कर सकेगा। और इस विषय पर सहमत प्रदान करते हैं कि इस उत्तरदायित्व के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करते समय सुरक्षा परिषद उनकी ओर से कार्य करती है। तो बताइए, सुरक्षा परिषद स्वयं से कार्य कर माने स्वयं की ओर से कार्य करती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों की ओर से कार्य करती हैं? भाई स्वयं की ओर से कार्य करते हैं कि सबकी ओर से? तो कितने देश हैं वर्तमान में? 193, तो सबकी ओर से। ये जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद, ये भी पूछा है, स्वयं की ओर से कि सबकी ओर से कार्य करती हैं? सबकी ओर मारिए। अब इसी को अन्य कानूनों में भी जोड़ना है। और जब आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे, यानी कि जब आप भागीदारी अधिनियम पढ़ेंगे, वहाँ भी सेम बात आएगी कि एक जो पार्टनर होता है वह अपनी ओर से कार्य तो करता है, तो अपने लिए करता है कि सबके लिए? है सबके लिए। यानी कि भागीदार अपने लिए कार्य नहीं करता, कार्य वही करेगा एक ही पार्टनर, लेकिन जितने पार्टनर हैं सबकी ओर से कार्य करेगा और उस कार्य के लिए सभी भागीदार जिम्मेदार होंगे। अगला देखिए भाई, क्लास 2 देखिए,
इन कर्तव्यों के पालन में सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों और सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगी। यानी कि सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में मनमाना कार्य नहीं करेगी, बल्कि जो संयुक्त राष्ट्र के पर्पज हैं और प्रिंसिपल हैं उसके अनुसार कार्य करेगी। तो पिछली बार भी यूपीजे में आया था कि आपका प्रयोजन किस आर्टिकल में है, सिद्धांत किस आर्टिकल में है, यानी कि पर्पज किस आर्टिकल में, प्रिंसिपल किस आर्टिकल में। तो आर्टिकल 1 में आपका प्रयोजन और आर्टिकल 2 में क्या दिया गया है, सिद्धांत। फिर एक बार 8 आर्टिकल कम से कम रट कर जाइएगा। अनुच्छेद 1 में प्रयोजन, अनुच्छेद 2 में सिद्धांत, अनुच्छेद 3 में मूल सदस्य, 4 में नए सदस्य, 5 में निलंबन, 6 में निष्कासन, 7 में अंग और 8 में स्त्री और पुरुष की क्या समानता। ये तो कम से कम याद रखिए। 8 यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगला देखिए भाई, इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए सुरक्षा परिषद को जो विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए हैं वे 6वें, 7वें और 12वें अध्यायों में निर्दिष्ट किए गए हैं। तो फिर क्वेश्चन उठा कि सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी यूएनओ के मेंबर किसको सौंपे हैं, सुरक्षा परिषद। तो क्या सुरक्षा परिषद मनमाना कार्य करेगी कि प्रयोजनों और सिद्धांतों के अनुसार? तो प्रयोजनों और सिद्धांतों के अनुसार। तो आखिर जब कार्य करेगी तो कुछ अधिकार भी तो होना चाहिए। तो क्या क्या अधिकार हैं और किन अध्यायों से शासित होगी? इसीलिए 3 अध्याय याद रखिएगा। कौन कौन अध्याय दिए हैं? 6 और दूसरा 7 और तीसरा 12वां। 8 नहीं है भाई। हाँ 7 12वां। छः 7 8 और इसमें 12वां 4 दिया है। देखना पड़ेगा फिर से इसको बेरकन भाई। इंग्लिश वर्जन में आपका 4 अध्याय दिया है, हमारे में आपका ये आपका 6 7 8 और 12वां। हिंदी में आपका 3 ही दिया है। तो जब विवाद हो तो भाई इंग्लिश वर्जन ही मान्य होता है। तो इसीलिए एक बार इंग्लिश वर्जन भी भाई देख लेना चाहिए। आपका हिंदी में 6वां 7वां और 12वां, 8वां दिया ही नहीं है। चेले में दिया 8वां। तो 4 अध्याय से गवर्न होगी भाई। इसको हम फिर एक बार और देख लेंगे, आपका पीडीएफ फाइल में देख लेंगे। लेकिन आपका देखिए बेयर एक्ट छापा जाता है मानव द्वारा, और मानव द्वारा गलती हो सकती है। कई गलतियां बेयर एक्ट में आपको मिलेंगी, और आपका सीआरपीसी में तो और मिलेंगी 4-5 जगह। कहीं कहीं पुलिस को पुरुष लिख दिया है और पुरुष को पुलिस, और सकेगा को करेगा को सकेगा। आप जैसे एक उदाहरण फिर मैं बता रहा हूँ, थोड़ा उसको भी बार बार आ रहा है। सीआरपीसी की धारा 416 देखिएगा 416। अगर कोई स्त्री गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय उसके मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में कन्वर्ट, अब हिंदी में लिखा है कर सकेगा, और जबकि लिखना चाहिए करेगा। तो भाई गलती हो सकती है बैरक में, इसमें कोई शक नहीं है, और इसको देख लिया जाएगा। आगे देखिए भाई, क्लास 3 देखिए, सुरक्षा परिषद महासभा के विचारणार्थ वार्षिक और आवश्यकता अनुसार विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत किया करेगी।
यानी कि सुरक्षा परिषद महासभा इस विषय पर विचार करे, इसके लिए किसको विशेष रिपोर्ट सौंपेगी? महासभा को। आइए अनुच्छेद 25 देखिए भाई। अनुच्छेद 25 से भी पूछा गया है क्वेश्चन, पहले बैरक देखिए तब समझा जाए। देखिए क्या कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य प्रस्तुत घोषणा पत्र के अनुसार सुरक्षा परिषद के निर्णयों को स्वीकार करने और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं। तो क्वेश्चन ये बना है कि आपका किस अनुच्छेद के तहत आपका संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश सुरक्षा परिषद के निर्णयों को स्वीकार करने और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं, रजामंद हैं। तो किस आर्टिकल के तहत? 25। 26 आइए। इन उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापना करने और उसको बनाए रखने के कार्य को बढ़ावा मिले, परंतु इसके लिए शस्त्रों के निर्माण पर मानव शक्ति का और आर्थिक साधनों का कम से कम प्रयोग किया जाए। सुरक्षा परिषद का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह शस्त्रों के नियंत्रण की दृष्टि से एक तंत्र की स्थापना करने की योजनाओं की रूपरेखा यूएनओ के सामने पेश करे और यह कार्य सुरक्षा परिषद अनुच्छेद 47 में निर्दिष्ट सैन्य स्टाफ समिति की सहायता से करेगी। यानी कि यहाँ जो एक लाइन का क्वेश्चन बनता है कि जो निशस्त्रीकरण है या शस्त्रों की दौड़ कम हो या यानी कि घातक हथियार कम बनाए जाएं, यानी कि आपका जो ज़्यादा आपका नुकसान पहुंचाने वाले आयुध या गोला बारूद हैं, जैसे कि आपका परमाणु बम है, उसको न बनाया जाए तभी ठीक रहेगा। तो भाई शस्त्रों की दौड़ कम हो, इसके लिए सुरक्षा परिषद योजना बनाएगी। तो आपका योजना बनाई भी है, तमाम आपका संकल्प पारित किए गए और जो देश उन संकल्पों पर साइन नहीं करता उन पर तमाम प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। जैसे आपका कह सकते हैं कि आपका ईरान हो गया, ईरान अभी भी संकल्प पर साइन नहीं कर रहा है कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। तो आपका बना रहा है, पाकिस्तान बना ही चुका है, आपका पाव पाव भर का बम बनाया है और भारत तो हाथी पांव का बनाया है। हमेशा पाकिस्तान धमकी देता है भाई कि ज़्यादा भारत बोलेगा तो पाव पाव का बम है, हम क्या करेंगे। अब दिक्कत यह है कि कहीं आपका तालिबानियों के हाथ लग गया तो कई देश तबाह हो जाएंगे, क्योंकि कब तालिबान पाकिस्तान की ओर आंख उठा दे कोई भरोसा नहीं। क्योंकि भाई आपका एक इच्छा होती है कि हमारा साम्राज्य क्या हो, बढ़े, और कहीं तालिबान ने ये इच्छा प्रकट कर दी तो पाकिस्तान भी नेस्ते नाबूद हो जाएगा। तो इसके लिए आपका तमाम सम्मेलन होते रहते हैं, समझौते। आइए अगला देखा जाए अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 भी आपका महत्वपूर्ण है और इस अनुच्छेद में भी आपका 1963 ईस्वी में संशोधन हो चुका है। और देखिए आपका ये अनुच्छेद इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से भाई हमेशा क्वेश्चन आ रहा है कि ये अनुच्छेद मतदान पद्धति की बात करता है कि जब सुरक्षा परिषद में किसी विषय पर वोटिंग होगी, मतदान होगा, तो ऐसी दशा में कैसे मतदान होगा और कितने से कोई प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसमें जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, पूछा जाता है लगातार, उनको डबल वीटो का अधिकार प्राप्त है। डबल वीटो यानी कि 2 बार नकारात्मक मत देना, यानी कि 2 बार नकारात्मक मत दे देने का अधिकार प्राप्त है। तो डबल वीटो का अधिकार किसको प्राप्त है? तो नहीं,
सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई सदस्यों को। पहला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में मतदान की पद्धति का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? ये दूसरा क्वेश्चन क्या मार्क कराएंगे? 27। सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव कितने सकारात्मक मत 15 में मिल जाए तो पास हो जाएगा? तो अभी हम बताए थे कितना? 9। भाई ऐसे रटिए। अनुच्छेद 27 में संशोधन किया गया, क्यों? क्योंकि पहले 11 राज्य थे, अब 15 हो गए, तो बहुमत का आंकड़ा कितना कर दिया गया? 9। ये भी याद रखना अच्छे से। अब वीटो होता क्या है और भारत में वीटो का क्या प्रावधान है? संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या प्रावधान है? और आपका ये अमेरिका में क्या प्रावधान है? यहाँ से आपका क्वेश्चन जीएस में भी बना है, लॉ में भी बना है, तो एक क्रम बनाना है। ध्यान से देखिए, अब आपका भी अनुच्छेद 27 न पढ़े भाई, भले 1-2 दिन अधिक लग जाए, क्योंकि अभी इतना जल्दीबाजी भी नहीं है, क्योंकि आपका जो टेक्निकल क्वेश्चन है भाई उसको कवर करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। तो देखिए, जब भी वीटो पढ़िएगा तो पहले अमेरिका का पढ़िएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति को, फिर आ जाइएगा भारत के राष्ट्रपति को, फिर आपका राज्यपाल को, और फिर आ जाइएगा यूएनओ के कौन सा आर्टिकल? लास्ट में पढ़ाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति को आपका विधेयकों पर नकारात्मक मत या वीटो या निषेधाधिकार मत देने का अधिकार प्राप्त है। अमेरिका के राष्ट्रपति को 4 वीटो यानी कि 4 प्रकार के वीटो का अधिकार प्राप्त है। 4 प्रकार के वीटो का अधिकार प्राप्त है। लेकिन जहाँ तक भारत की बात है, भारत के आपका जो राष्ट्रपति हैं इनको भी वीटो का अधिकार प्राप्त है, लेकिन 3 ही वीटो हैं इनके पास, चौथा नहीं है। अब चारों हम बता रहे हैं, लेकिन पहले आर्टिकल कवर कर लीजिए। भारत के राष्ट्रपति को जो वीटो का पावर है वह आर्टिकल 111 में है, और आपका राज्य के राज्यपाल को जो वीटो का पावर है वह आर्टिकल 200 में है, और भारत के राष्ट्रपति को फिर एक बार बैक होना है, जो राज्य के विधेयक होते हैं उन पर जब वह वीटो का प्रयोग करता है तो अनुच्छेद 201 के तहत। फिर एक बार देखिए, संघ के कानूनों पर वीटो का प्रयोग 111, राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों पर वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कर किस अनुच्छेद में करता है? 201। और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों पर आपका जो राज्यपाल हैं या जो आपका गवर्नर साहब हैं, ये किस आर्टिकल के तहत वीटो का प्रयोग करते हैं? 200। अब आपका 4 वीटो लिखा जाए। आपका पहला देखिए भाई, पूर्ण वीटो। पूर्ण, एक पूर्ण होता है एब्सोल्यूट, एक निलंबित होता है निलंबित, निलंबित वीटो। एक आपका हो गया, ये 2 पूर्ण वीटो, निलंबित वीटो। इसके बाद एक विशेषाधिकृत वीटो। एक और आपका देखिए, निलंबनकारी, देखिए एक भाई याद नहीं आ रहा है आज। एक पूर्ण हो गया, विशेषाधिकृत। देखिए इसको कल बता देंगे, क्योंकि चारों रहेगा तभी भाई कोरिलेट होगा, ऐसे नहीं। आइए अनुच्छेद 27 चलते हैं, रोका ना जाए भाई। दिमाग में नहीं आ रहा है तो उसके लिए अब क्या 100% आदमी याद नहीं रखता है।
और आपका किताब कापी नहीं देखेगा पढ़ाते समय। देखिए आगे भाई 27 देखिए आपका। आ जाइए संयुक्त राष्ट्र संघ। कल हम बता देंगे शुरुआती दौर में इसे, भारत में वीटो का प्रयोग, माने पूरा कोरिलेट करके आगे बढ़ा जाए। अनुच्छेद 27 पहले बेयर एक्ट बता दिया जाए, तब आपका डबल वीटो बताया जाए। और एक क्वेश्चन और बनता है कि अब तक सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किस देश ने किया है, तो आप रूस मार कर आएगा। किसने? रूस ने। देखिए एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 27 मतदान की पद्धति का उल्लेख है। देखिए सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा, माने एक वोट होगा एक देश का। अगला दूसरा देखिए, क्रियाविधि संबंधी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मत से किए जाएंगे, पॉजिटिव मत से किए जाएंगे, सकारात्मक मत से किए जाएंगे। यानी कि जो क्रिया विधि, अब इसी को आपका क्रिया विधि समझना है। क्रिया विधि को हम कहते हैं प्रोसीजरल, याद रखिएगा, प्रोसीजरल, या इसको प्रक्रियात्मक। अब ये नहीं कि ये भी गलत हो जाए, 3 शब्द मैं लिखवा रहा हूँ। कौन कौन? क्रिया विधि, या इसको हम कहते हैं क्या इंग्लिश में? प्रोसीजरल, और हिंदी में हम क्या कहेंगे? प्रक्रियात्मक। क्लाज 2 ये बताता है कि अगर मामला प्रक्रियात्मक है तो 15 में से कोई भी अगर 9 मेंबर उसके फेवर में या सकारात्मक मत दे देता है तो वह प्रस्ताव पास हो जाएगा सुरक्षा परिषद से। अब कोई भी 9 का मतलब क्या हुआ कि अगर 5 अस्थाई सदस्य नहीं भी वोट दिए और 5 के अलावा 11 बचे 10, और 10 में से कोई भी 9 सकारात्मक मत दे दिए तो वह प्रस्ताव क्या हो जाएगा? पास। और उसके बाद शब्द जो लिखा है, शब्द पर ध्यान रखना है। अन्य मामलों में, अदर मैटर, अन्य मामलों में, तो तुरंत आपका अन्य मामला मतलब कैसा मामला? जो क्रियाविधि का मामला न हो, जो प्रोसीजरल न हो। यानी कि प्रोसीजरल न हो तो नॉन प्रोसीजरल, यानी कि प्रोसीजरल न हो तो कैसा हो गया? नॉन प्रोसीजरल। या प्रक्रियात्मक है तो इसका उल्टा अन्य मामला हो गया गैर प्रक्रियात्मक। याद रखिएगा, गैर प्रक्रियात्मक। तो जो गैर प्रक्रियात्मक मामला रहेगा उसमें जब प्रस्ताव पास होगा तो बहुमत तो 9 ही रहेगा, लेकिन इस 9 में 5 अस्थाई सदस्यों का सकारात्मक मत का होना क्या है? आवश्यक। तो अब यही आपका जान लेना है भाई, किस मामले में किन्हीं 9 सदस्यों के सकारात्मक मत की आवश्यकता पड़ती है, तो प्रक्रियात्मक। और किस में 9 सकारात्मक मत तो होंगे, उसमें जो 5 होंगे 9 में वह अस्थाई सदस्यों के सकारात्मक मत भी होंगे। तो किस मामले में प्रस्ताव पास करने पर? गैर प्रक्रियात्मक, यानी कि अन्य मामले या नॉन प्रोसीजरल। भाई गैर प्रक्रियात्मक लिखा नहीं है, मैं बता दूं, लिखा जो बेयर एक्ट में है क्या? अन्य मामले। अन्य मामलों का मतलब मैं निकाल रहा हूं। अन्य मामले मतलब क्या? प्रक्रियात्मक से भिन्न, तो क्या हुआ? गैर प्रक्रियात्मक। अब देखिए वोटिंग कैसे होती है, इसको पहले बेयर एक्ट बता दें भाई, तब लास्ट में वोटिंग बताया जाए। देखिए आपका तीसरा क्लास भी, अन्य सभी मामलों में यानी कि गैर प्रक्रियात्मक मामलों में सुरक्षा परिषद के निर्णय अस्थाई सदस्यों के समर्थक मत सहित 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मत से किए जाएंगे आपका, किंतु शर्त यह होगी कि 6ठे अध्याय
और अनुच्छेद 52 के पैरा 3 के अधीन विवाद में सम्मिलित कोई भी पक्ष मतदान नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस देश का मामला, ये भी पूछा जाता है, सुरक्षा परिषद जिस देश के मामले में विचार कर रही है, अगर वह देश उस विचार कर रही हैं और वह सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य हैं या अस्थायी सदस्य हैं, तो वह देश सुरक्षा परिषद के मतदान में भाग नहीं लेगा। याद रखिए, यानी कि जैसे अमेरिका का कोई मामला है, उसी पर विचार हो रहा है, तो अमेरिका उस मामले में मतदान में भाग लेगा कि नहीं? नहीं लेगा। याद रखिए, जो जिस देश का विवाद हो वो तो अपने फेवर में ही नकारात्मक मत हमेशा देकर रोक देगा। इसीलिए कहा गया कि वह देश क्या नहीं करेगा, अब वोटिंग। अब एक अच्छे से समझिए, आपका डबल वीटो यहाँ कहाँ से आया। अभी डबल वीटो नहीं बताया गया, बस आपको ये बताया गया कि प्रक्रियात्मक मामले में 15 सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, उसमें से कोई 9 सकारात्मक मत दे दे तो प्रस्ताव पास, लेकिन गैर प्रक्रियात्मक मामलों में 9 मत तो होने चाहिए, और इन 9 मतों में आपका सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों का भी कैसा मत, नकारात्मक कि सकारात्मक? सकारात्मक। अब ध्यान से देखिए आपका नियम भाई क्या कहता है। देखिए, आपका सुरक्षा परिषद में कोई मैटर आया तो कौन मामला प्रक्रियात्मक है और कौन मामला गैर प्रक्रियात्मक, इसका स्पष्ट बंटवारा नहीं है। ध्यान में रखिएगा, कौन मामला प्रोसीजरल होगा, कौन मामला नॉन प्रोसीजरल होगा, इसका स्पष्ट बंटवारा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में नहीं है। तो जो सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होता है, वह डिसाइड करता है कि मामला प्रक्रियात्मक है कि गैर प्रक्रियात्मक। तो इस समय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो भारत का जो प्रतिनिधि होगा वह डिसाइड करेगा कि ये मामला प्रोसीजरल है कि नॉन प्रोसीजरल। मान लीजिए अध्यक्ष ने ये कहा कि ये मामला प्रक्रियात्मक है, तो आपका जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, इसमें से कोई भी अध्यक्ष के फैसले का क्या करेगा? विरोध, और विरोध करके वीटो का प्रयोग करेगा, नकारात्मक मत का, और कहेगा कि आपने जो ये डिसाइड किया है कि ये मामला प्रक्रियात्मक या प्रोसीजरल है, मैं इस पर नकारात्मक मत दे रहा हूँ, वीटो का प्रयोग कर रहा हूँ। तो पहला वीटो का प्रयोग 5 अस्थायी सदस्यों में से किसी ने कर दिया। तो मान लीजिए कि आपका चीन ने कर दिया। एक उदाहरण भी चला जाए, किसने कर दिया? चीन ने। अब जैसे ही ये कोई 5 अस्थायी में से कोई एक वीटो का प्रयोग किया और अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दिया, अब ये प्रोसीजरल मामला तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यानी कि पहला वीटो का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ये प्रोसीजरल जो मैटर हैं वह नॉन प्रोसीजरल में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि प्रक्रियात्मक मामले से वह किसमें चला जाए? गैर प्रक्रियात्मक। और जैसे ही गैर प्रक्रियात्मक में आएगा तो इसके पास होने के लिए क्या चाहिए? 9 का तो बहुमत चाहिए ही, और उसमें कितने 9 सकारात्मक, जिसमें 5 अस्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत भी क्या है? आवश्यक। चलिए, अब मामला गैर प्रक्रियात्मक बन गया। फिर आपका गैर प्रक्रियात्मक में वोटिंग होने लगी, तो फिर चीन ने अड़ंगा डाल दिया और फिर वीटो का प्रयोग क्या किया? कर दिया भाई, क्योंकि 5 अस्थायी सदस्यों में से अगर एक भी नकारात्मक मत दे दिया तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा। अतः चीन ने कितनी बार वीटो का प्रयोग किया? 2 बार, और इसी को हम कहते हैं डबल वीटो।
तो डबल वीटो की शक्ति किसको प्राप्त है, सभी को कि अस्थायी सदस्यों को। तो फिर एक बार बताइए तो लास्ट में प्रथम वीटो का प्रयोग क्यों किया गया, इसलिए किया गया कि मामले को क्या किया जाए, तो कहां से कहां लाया जाए, प्रक्रियात्मक से उसको। देखिए बेरेक में अन्य मामला लिखा है भाई, ये ना कह देगा वो ठीक है आपका, लेकिन लीगल भाषा में क्या कहेंगे, अन्य। और अन्य मामला जब हो गया तो उसको पास होने से रोकने के लिए दूसरी बार फिर उसी मुद्दे पर किसका प्रयोग किया गया, नकारात्मक मत का। तो इसी को हम एक लाइन में क्या कहेंगे, कितनी बार नकारात्मक मत एक ही मामले में दिया गया, 2 बार। तो इसी को हम डबल वीटो कहते हैं। अब एक दो क्वेश्चन और आता है कि अगर कोई मने सदस्य देश सुरक्षा परिषद से अनुपस्थित हैं, यानी कि वहां से बाहर हैं, तो मतदान नहीं, बाहर हैं अनुपस्थित हैं, तो क्या अनुपस्थिति को वीटो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो आप लोग बताइए, तो जब बाहर चला गया, आपका बैठक में शामिल नहीं है, बाहर चला गया और बचे आपका 14, एक बाहर चला गया, मान लीजिए चीन ही बाहर चला गया और बचे कुल 14, तो बताइए क्या माना जाएगा कि चीन ने आपका पक्ष में मत दिया कि विपक्ष में, कि मत ही नहीं दिया, तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और दूसरा होता है कि भाई मतदान में भाग न लेना, यानी कि इसका मतलब कि सुरक्षा परिषद की बैठक में तो वह देश शामिल हैं, लेकिन मतदान में कहा कि हम भाग नहीं लेंगे, न पक्ष में मत करेंगे न विपक्ष में, त्रिशंकु जैसे पड़े रहेंगे। तो ऐसी दशा में बताइए आपका नकारात्मक मत या वीटो माना जाएगा कि नहीं, नहीं। यानी कि फिर एक बार दिमाग में लास्ट में बैठा लीजिए कि अगर कोई देश अनुपस्थित रहता है, अनुपस्थित मतलब कि सदन में है ही नहीं, या मतदान में भाग नहीं लेता, यानी कि सदन में बैठा है लेकिन वोट नहीं देगा। जैसे कि यहाँ भी कई भाई कुछ लोग होते हैं कि क्लास में बैठे रहते हैं लेकिन पढ़ेंगे नहीं, बस क्या करेंगे, अपना धुआंधार फेसबुक व्हाट्सएप को खोलकर क्या करेंगे। तो भाई ऐसी दशा में न 3 में न 13 में और एक वाक्य निकल गया, तो भाई जिंदगी भर तो व्हाट्सएप और सब चलाना ही है, कौन रोका है भाई। घर पर चलाइए, फेसबुक चलाइए, जो शब्द पढ़ाए जा रहे हैं, आपका कल एग्जाम आएगा तो वहाँ भी व्हाट्सएप ही चलाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा बगल वाले से कि बता दो बता दो, और ऐसा बता देगा कि डूब जाएंगे दोनों। तो भाई तो आगे देखिए आपका, यानी कि किस लास्ट में एक लाइन कि अगर कोई अस्थाई सदस्य अनुपस्थित रहता है या मतदान में भाग नहीं लेता तो इसे वीटो नहीं माना जाएगा, और ये माना जाएगा कि वह मतदान में भाग नहीं लिया, ये नहीं कि रोक दिया प्रस्ताव। तो ये आपका, ये भी आपको 1-2 बार ये भी पूछा गया है, तो कल आगे और इसको बताया जाएगा। अभी नहीं समाप्त होगा तो भाई आपका एक्स्ट्रा क्लास अगले हफ्ते लगा दिया जाएगा। प्रयास हम करते हैं 2 दिन में, लेकिन अभी आपका सुरक्षा परिषद ही पूरा ले लेगा समय, क्योंकि भाई क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो भी हमें देखना है। तभी आपका एविडेंस चलेगा भाई। 20 मिनट का ब्रेक रहेगा, आपका बता दिया जाए 10:35 पर एविडेंस शुरू होगा। 10:15 हो रहा है।